Assalamu alaikum everyone. Welcome back guys. As you guys know, in our earlier lecture we learned about the plasma membrane and cell wall and we touched on the basics of cell signaling. Today we will go deeper into how signals actually move across membrane and how cell will respond. The topic of today's lecture is pathway of a signal from outside to inside. In this topic, we cover how signals reach the cell, how steps in signal transduction from extracellular space to cellular space. Now moving towards our today's lecture, the first topic of our lecture is pathway of a signal from outside to inside. अब ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल सरफेस के ऊपर सिग्नल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी भी स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स में, और ये सब काम डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स में हो रहा होता है जिसे हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं। अगर हम सिग्नलिंग की टाइप्स की बात करें तो वी हैव टू टाइप्स, जिसमें सबसे पहली टाइप है हमारे पास प्रोटीन सिग्नलिंग। If we talk about the nature of protein hormone signaling, तो basically these hormones are water soluble. ये हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल हैं जिसकी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते। अगर रिसेप्टर्स की बात करें तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर के साथ सेल सरफेस के ऊपर बाइंड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिग्नल पाथवे इसका कैसे होगा, हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर एक्टिवेट करता है रिले मॉलिक्यूल्स को इनसाइड द साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो रिले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं सेकंड मैसेंजर को, लाइक साइक्लिक एएमपी के लेवल को, और सेकंड मैसेंजर जो है फर्दर सिग्नल को आगे ट्रांसफर करता है। एक हार्मोन थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से इनसाइड द सेल डिफरेंट चेंजेस हो जाती हैं और सेलुलर रिस्पॉन्स फाइनली जनरेट हो जाता है। If cellular response is generated, the different functions take place like enzyme activation, metabolism changes, gene expression changes, and other function changes depending on the type of cell. अगर आप प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे की डायग्राम को देखें तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, हार्मोन आपको प्रेजेंट नजर आ रहा है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। बेसिकली जो प्रोटीन और जो पेप्टाइड हार्मोन है, जिस तरह से इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास आउटसाइड द मेम्ब्रेन ही रहेंगे। सिर्फ जो हमारे पास हार्मोन होगा वो बाइंड होगा स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर, जो सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां पे आकर हार्मोन बाइंड हो जाएगा। ये रिसेप्टर एक्ट करेगा लाइक अ डोर बेल, ये हार्मोन को सेंस करेगा और मैसेज को पास कर देगा इनसाइड द सेल। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक दफा अगर रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो ये ट्रिगर कर देता है, फर्दर एक्टिवेट कर देता है रिले मॉलिक्यूल्स को इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये मॉलिक्यूल अब सिग्नल को कैरी करेंगे डीपर इनटू द सेल। अब रिले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, फर्दर एक्टिवेट करते हैं सेकंड मैसेंजर्स को, लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड द सेल, उनको ये फर्दर एक्टिवेट कर देते हैं। सेकंड मैसेंजर में हमारे पास एग्जांपल होती है साइक्लिक एएमपी की। सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। एक हार्मोन जो है मतलब थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम एक्टिवेट कर देता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो इसमें नंबर्स शो हो रहे हैं, लाइक 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्गरली ग्रो कर रहा है, हर स्टेप के ऊपर मल्टीप्लाई करता जा रहा है और फर्दरली स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, और एट लास्ट फाइनली हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएगा और डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, लाइक एंजाइम एक्टिवेशन, मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाएंगी, जीन एक्सप्रेशन चेंजेस हो जाएंगी। ये हमारी सारी की सारी सिग्नलिंग पाथवे है, प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे। नाउ मूविंग टूवर्ड स्टीरॉयड हार्मोन सिग्नलिंग। अगर हम स्टीरॉयड हार्मोन सिग्नलिंग की बात करें तो स्टीरॉयड हार्मोन्स आर बेसिकली फैट लविंग मॉलिक्यूल्स। दे आर नॉट हाइड्रोफिलिक, दे आर बेसिकली हाइड्रोफोबिक। ये वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और फैट लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, इसलिए ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाइनली
क्रॉस कर लेते हैं। अगर हम इसके रिसेप्टर्स की बात करें तो जिस तरह हमने देखा था कि जो प्रोटीन हार्मोन्स थे उसके रिसेप्टर कहाँ पे थे, जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन वो आके बाइंड हो रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें स्टीरॉयड हार्मोन की, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं तो इसके जो हार्मोन्स हैं वो बाइंड आउटसाइड नहीं होंगे रिसेप्टर के, बल्कि वो स्टीरॉइड्स जो हैं रिसेप्टर के इनसाइड द सेल जाकर वहां पर बाइंड होंगे। वो साइटोप्लाज्म भी हो सकता है या डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ भी जाकर वो बाइंड हो सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन हैं वो शेयर करते हैं 4 रिंग स्केलेटन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन में एस्ट्रोजन की एग्जाम्पल आ जाती है, प्रोजेस्टेरोन की एग्जाम्पल आ जाती है, टेस्टोस्टेरोन की एग्जाम्पल आ जाती है, और ये हमारे पास स्टीरॉयड सिग्नलिंग पाथवे है। अगर आप डायग्राम को देखें तो इसमें जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो डिफ्यूज कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास आउट करता है और रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है इनसाइड द सेल जाकर। जब वो इनसाइड द सेल रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड हो जाता है तो वहां पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है जो फाइनली मूव कर जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाने के बाद जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो फाइनली अटैच होता है डीएनए के साथ और कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं, लाइक न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ब्रीफली जो है इसका डिफरेंस देखें तो जो प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नलिंग थी, प्रोटीन हार्मोन्स क्या थे, वाटर सॉल्युबल थे, वाटर लविंग थे, जबकि स्टीरॉयड सिग्नलिंग में वो फैट सॉल्युबल थे, वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स थे। प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नलिंग में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड नहीं करते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली क्रॉस नहीं कर सकते थे, जबकि स्टीरॉयड सिग्नलिंग में वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नलिंग में रिसेप्टर के साथ हार्मोन की बाइंडिंग सेल की सरफेस पे हो रही थी, जबकि स्टीरॉयड सिग्नलिंग में रिसेप्टर के साथ हार्मोन की बाइंडिंग इनसाइड द सेल जाके हो रही है, वेदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या था, रिले मॉलिक्यूल्स का यूज हो रहा था और सेकंड मैसेंजर की फॉर्मेशन हो रही थी फर्दर रिस्पॉन्स जनरेट होने के लिए, जबकि स्टीरॉयड सिग्नलिंग में डायरेक्टली कंट्रोल था, जीन एक्सप्रेशन के हाथ में, लॉन्ग टर्म चेंजेस आती हैं जिस तरह के प्रोटीन सिंथेसिस में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अगर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट व्हाई ट्रांसपोर्ट इज नीडेड। सेल कॉन्स्टेंटली मटेरियल को एक्सचेंज कर रहा होता है एनवायरनमेंट के साथ, लाइक न्यूट्रिएंट्स हो गए, फूड मॉलिक्यूल, सॉल्ट, वाटर हो गए, ऑक्सीजन हो गए, और उसके साथ साथ जितना भी वेस्ट रिमूवल होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, ये सारा का सारा एक्सचेंज होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, बेसिकली 2 टाइप्स हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसमें हमें किसी भी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। नो एटीपी इज रिक्वायर्ड इन दिस मैकेनिज्म, और इसमें जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फर्दर डिवाइडेड है आगे से 2 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में। द फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड द सेकंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जबकि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं क्लासिक केस में वो डिफ्यूज कर जाते हैं मेम्ब्रेन को पास आउट कर जाते हैं, उसके बाद वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं प्रोटीन में, साइटोप्लाज्म में, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है जो न्यूक्लियस में इंटर होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि वो डीएनए के साथ अटैच होता है और कंट्रोल कर लेता है जीन एक्सप्रेशन को। ये सब आपने देखा था स्टीरॉयड सिग्नलिंग पाथवे में। तो वो जो स्टीरॉयड सिग्नलिंग पाथवे था वो बेसिकली किसकी एग्जांपल है, सिंपल डिफ्यूजन की एग्जांपल है, जिसके मॉलिक्यूल पास करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या थे, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थे, वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए वो हमारे पास एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन की। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो यूज होती है फॉर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, आयंस हो गए, जो कि हमारे पास
लिपिड बाइलेयर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये मूव करते हैं डाउन देयर ग्रेडियंट बट नीड हेल्प फॉर चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन। इसमें भी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती हमें, लेकिन इसमें चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं वो पोर्स की फॉर्मेशन करती हैं फॉर आयंस एंड वाटर एक्सचेंज, और जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती हैं, शेप को चेंज करती हैं और फाइनली उन्हें रिलीज कर देती हैं इनसाइड द सेल। सो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसकी जो मूवमेंट है हमारे पास वो है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। नो सॉरी, एक्चुअली जो फैसिलिटेटेड डिवीजन है उसमें भी सेम हमारे पास अक्रॉस द ग्रेडियंट ही मूवमेंट हो रही होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि चैनल प्रोटीन्स हो गई और कैरियर प्रोटीन्स हो गई। इसके साथ साथ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की हमारे पास एक और टाइप है विच वन इज ऑस्मोसिस। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो आपको डिफरेंस भी शो हो रहा होगा सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। लाइक सिंपल डिफ्यूजन में पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और फैसिलिटेटेड में भी सेम पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, किसी भी एटीपी की किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि दोनों हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करती हैं। अगर सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो वो हमारे पास डायरेक्टली थ्रू लिपिड बाइलेयर होती है, जबकि फैसिलिटेटेड यूज करती है चैनल और कैरियर प्रोटीन को। सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट होती हैं प्रोटीन्स नहीं इन्वॉल्व होती ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। उसके साथ साथ आपको इसमें इसकी एग्जांपल्स भी बताई गई हैं। देन नाउ मूव टुवर्ड व्हाट इज ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ये स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, जिसमें मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। और कब तक ये मूव करता है, जब तक इक्विलिब्रियम जो है हमें अचीव ना हो जाए, इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। अब ये किस लिए ज़रूरी होता है, ये सेल वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो ट्रांसपोर्ट डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के ऊपर। तीन टाइप्स हमने देखी हैं। सबसे पहले हमने सिंपल डिफ्यूजन देखी है विच इज लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक स्टीरॉइड्स हो गए, गैसेस हो गई। देन हमने देखी है उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स का इस्तेमाल करती हैं। और उसके साथ साथ हमने ऑस्मोसिस देखा है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जबकि दोनों में हमारे पास जो है कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स और आयंस की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, और इसमें साथ साथ हमें रिक्वायर्ड होती है एनर्जी एटीपी की ज़रूरत होती है। इसको आप इस तरह से देखें, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। किसी इंसान ने पहाड़ी चढ़नी है तो जब वो पहाड़ी चढ़ता है तो उसको सांस आता है, बार बार वो सांस चढ़ता है, ठीक है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें आपने एक पहाड़ी चढ़नी है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और उसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये किन प्रोसेसेस के लिए हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जस्ट लाइक सोडियम पोटेशियम पंप के लिए, न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए और मेंटेनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल कंटेंट। Basically, there are two main types of active transport. The first one is primary active transport and the second one is secondary active transport. If we talk about primary active transport, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली जो एटीपी यूज हो जाता है जो प्रोड्यूस हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो एटीपी जो है हाइड्रोलाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू एडीपी एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। साथ साथ हमारे पास एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो सोडियम पोटेशियम पंप की एग्जाम्पल आ जाती है जो कि एनिमल सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अमूमन जो पंप होता है वो क्या कर रहा होता है, एट अ टाइम 3 सोडियम बाहर जा रहे होते हैं और 2 जो पोटेशियम होते हैं उनको अंदर की तरफ लेके आ रहा होता है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेंटेन करता है और ऑस्मैटिक बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये 1/3 ऑफ द सेल जो है ना, मोर एनर्जी, मतलब जो है एटीपी की एनर्जी ज्यादातर ये यूज कर रहा होता है। 1/3 ऑफ द सेल की एनर्जी जो है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप यूज कर रहा होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एटीपी की कन्वर्जन हो जाती है एडीपी और फॉस्फेट में और एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाती है। जबकि जो दूसरा प्रोसेस है इसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स को यूज करता है जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में बने थे। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो हमारे पास आयन की मूवमेंट्स हैं उन्हें क्या करती हैं, डाउन करती हैं इसके ग्रेडियंट के। मतलब एक और जो है हम कहाँ पे थे कि अगर हम जो हमारे पास सेकेंड टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले कोई भी एक आयन चाहे वो सोडियम हो या हाइड्रोजन हो वो मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और इस मूवमेंट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल करके एक और मॉलिक्यूल को पुल किया जाता है अगेंस्ट इट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लाइक ये जो मॉलिक्यूल अब पुल किया गया है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अक्रॉस द अगेंस्ट द जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको मूव किया जाएगा। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं मिलकर सेम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का यूज करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि सेल एब्जॉर्ब कर लेता है सब्सटेंसेस को इवन तब जब कंसंट्रेशन हायर है इनसाइड द मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू आउटसाइड। इसमें डायरेक्टली एटीपी का यूज नहीं हो रहा। एनर्जी कहाँ से आ रही है, हमारे पास आयन ग्रेडियंट जो है वो एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप इसी स्लाइड में देखें तो वे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सब कैसी होती है। जो प्लांट्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो मेनली हमारे पास कैसे हो रहा होता है, वो रूट सेल्स के अंदर हो रहा होता है मेनली। ये हेल्प करता है मिनरल और वाटर को रूट सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल में से इवन व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज लोअर आउटसाइड। जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड क्या है, लो अमाउंट में है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास क्या होता है, जो रूट सेल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल और वाटर को फ्रॉम सॉइल। उसके बाद वो अपनी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं और सब्सटेंस को मूव कराते हैं फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाती है वहाँ पे आयंस और मॉलिक्यूल्स की। एक साइड पे मेम्ब्रेन की जो है बहुत सारे आयंस और मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं हमारे पास, वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है। अगर हम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं लाइक फैगोसाइटोसिस, कैल्शियम आयन मूवमेंट्स, अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन सिक्रीशन, वाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन। अगर हम ओवरव्यू देखें अपने आज के लेक्चर का तो सबसे पहले हमने पाथवे ऑफ सिग्नल्स पढ़े थे, प्रोटीन सिग्नलिंग और स्टीरॉयड सिग्नलिंग। जो स्टीरॉयड सिग्नलिंग थी उसमें हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स यूज हुए थे जो लिपिड लविंग थे, जबकि जो प्रोटीन सिग्नलिंग थी उसमें हमारे पास वाटर लविंग जो थे हार्मोन से वो यूज हुए थे जो कि वाटर सॉल्युबल थे। तो प्रोटीन सिग्नलिंग में हमारे पास क्या हो रही थी कि जो रिसेप्टर था उसके साथ हार्मोन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन बाइंड हो रहा था, जबकि स्टीरॉयड सिग्नलिंग में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास आउट कर जाता था और इस वजह से वो इनसाइड द सेल जाकर रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड हो रहा था। उसके बाद हमने देखे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें हमने सिंपल डिफ्यूजन देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस देखा। सिंपल और फैसिलिटेटेड में क्या डिफरेंस था, बेसिकली दोनों हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो कर रहे थे, एटीपी की दोनों में रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन डिफरेंस क्या था हमारे पास कि जो सिंपल डिफ्यूजन थी उसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर्स जो है वो यूज नहीं हो रहे थे, जबकि जो है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिवीजन थी उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज हो रही थी, उसमें हमारे पास जो थे कैरियर प्रोटीन्स यूज हो रही थी। और उसके साथ साथ फिर हमने देखा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा था, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन उसकी मूवमेंट हो रही। उसके साथ साथ लास्ट में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, जो मूवमेंट थी अगेंस्ट कंसंट्रेशन फ्रॉम लो टू हाई, लेकिन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरी थी। फिर हमने टाइप्स देखी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जो दो टाइप्स थी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल देखी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।